नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो मछली खा रहे हैं। उनके साथ हेलीकॉप्टर में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद हैं। उन्होंने साथ में लिखा, चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन, दिनांक 8/4/2024। इस वीडियो के शेयर किए जाने के बाद से बीजेपी ने ये दावा किया कि तेजस्वी यादव नवरात्रों में मछली खा रहे हैं। विवाद के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए ही हमने वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों का क्या मालूम। भ्रामक विज्ञापन के मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को झटका लगा है। माफी के लिए लगातार गिड़गिड़ाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और इसने उनकी माफी को खारिज कर दिया। दोनों ने बिना शर्त माफी का हलफनामा दायर किया था। जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने पतंजलि पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उनकी हरकतें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर और बार बार उल्लंघन करने वाली थी। पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बेंच से कहा कि लोग जीवन में गलतियां करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए जवाब दिया कि ऐसे मामलों में व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ता है। बेंच ने कहा, हम अंधे नहीं हैं, हम इस मामले में उदार नहीं बनना चाहते। जब रामदेव और आचार्य की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि माफी बिना शर्त थी, तो जस्टिस कोहली ने कहा कि अदालत में गलती पकड़े जाने के बाद वो केवल कागज पर हैं। वो इतनी मुश्किल में हैं कि हालात से बचने के लिए ऐसा करने को मजबूर हैं। हम इसे स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हैं। हम इसे जानबूझकर की गई अवमानना मानते हैं। अदालत पहुंचने से पहले हलफनामा मीडिया में पहुंचने पर भी अदालत ने पतंजलि पर नाराजगी जताई। बुधवार को कार्रवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि रामदेव और बालकृष्ण ने पहले मीडिया को माफी भेजी। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब तक मामला अदालत में नहीं आया, अवमाननाकर्ताओं ने हम हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने इसे पहले मीडिया को भेजा। कल शाम 7:30 बजे तक ये हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था। वो साफ तौर पर प्रचार में विश्वास करते हैं। पतंजलि संस्थापकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो रजिस्ट्री की ओर से नहीं बोल सकते और माफ़ी मांगी जा चुकी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही उन्होंने हलफनामे पढ़े, जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, आप हलफनामे से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसे किसने तैयार किया? मैं स्तब्ध हूँ। पतंजलि मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई। अदालत ने राज्य को फटकार लगाते हुए गुस्से में कहा कि हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जज ने कहा कि आपके अधिकारियों ने कुछ नहीं किया। जस्टिस कोहली ने कहा कि भारतीय जनमानस वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में उतना ही जागरूक है जितना कि एलोपैथी के माध्यम से इलाज के बारे में। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं विज्ञापन का उद्देश्य लोगों को आयुर्वेदिक दवाओं से जोड़े रखना था, जैसे कि वो दुनिया में आयुर्वेदिक दवाएं लाने वाले पहले व्यक्ति हों। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब मजाक बन गया है। उन्होंने कहा कि आज हमारे आदेश से अधिकारी निलंबित हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। ये जांच अदालत की निगरानी में की जाएगी। हालांकि सीबीआई पहले से ही ईडी के अधिकारियों पर इसी इलाके में हमले की जांच कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है। चंडीगढ़ से 2 बार से सांसद रही किरण खेर का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह संजय टंडन को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आसनसोल से एसएस अहलूवालिया को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पहले इस सीट से भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने अब की बार एनडीए 400 पार नारा लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी अपने दम पर 370 जीतने का दावा भी कर रही है। हालांकि चुनाव में एनडीए को 400 सीट मिलना आसान काम नहीं है। वहीं किसी सर्वे में अभी तक एनडीए ने 400 सीटों का आंकड़ा पार नहीं किया है। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि बीजेपी को इस बार महज 180 सीटें मिल रही हैं और वो चुनाव हार रही है। सबसे पहले राहुल गांधी ने 180 सीट का नंबर दिया था और कहा कि मैच फिक्सिंग करके भी बीजेपी को 180 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। हालांकि राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि वो ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के दावे के बाद अब पार्टी के अन्य नेता भी इसी नारे को बुलंद कर रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राहुल गांधी क्यों बीजेपी के 180 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और ये आंकड़ा उनके पास कहां से आया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस के किसी सर्वे को आधार बनाकर ये दावा किया है। हालांकि आरएसएस ने अब तक इस तरह के किसी सर्वे की जानकारी नहीं दी है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि आरएसएस ने जो सर्वे किया है उसमें बीजेपी 180 पर अटकी हुई है। इतना ही नहीं, पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और उसकी सीटें कम होने की संभावना है। हालांकि योगेंद्र यादव ने भी बीजेपी आरएसएस के सर्वे का एक ग्राफिक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। हालांकि इस तथाकथित सर्वे में भी बीजेपी के 214 सीटें जीतने का दावा किया गया है, न कि 180 सीट का। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि राजनीतिक दल 17 अप्रैल तक प्रचार कर सकेंगे। इस बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक एक हफ्ते में इंडिया अलायंस का वोट शेयर 4% बढ़ गया है। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 52% वोट मिल सकते हैं, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 40% वोट जाने की संभावना है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 6 और अन्य को 2% वोट मिल सकते हैं। वहीं इससे पहले किए गए सर्वे में एनडीए को 52% और इंडिया अलायंस को 36% वोट मिलने का दावा किया गया था, लेकिन अब किए गए सर्वे में इंडिया को 40% वोट मिल रहे हैं, यानी एक हफ्ते में इंडिया को 4% का फायदा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर हुई अपनी गिरफ्तारी को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में हैं। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। अब इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अब आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेजों के आधार पर की गई। सिंघवी ने कहा कि मैंने तत्काल सूचीकरण के लिए एक ईमेल भेजा है। ये मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मैं तुरंत इसे देखूंगा। मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि सभी ईमेल पर गौर किया जाए। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वो अब हफ्ते में केवल 2 बार ही अपने वकीलों से मुलाकात कर पाएंगे। उन्होंने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस बार पीएम मोदी दक्षिण भारत में काफी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। कल रोड शो करने के बाद आज भी पीएम मोदी तमिलनाडु में हैं। आज उन्होंने वेल्लोर में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी और एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए ने इस दशक में विकसित भारत की नींव तैयार की है। डीएमके पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी एक पारिवारिक कंपनी है जो अपनी पुरानी मानसिकता से राज्य के युवाओं के विकास में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर डीएमके का पहला कॉपीराइट है। पूरा परिवार तमिलनाडु को लूट रहा है। उन्होंने कहा कि डीएमके लोगों को भाषा, क्षेत्र, आस्था के आधार पर बांटती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संविधान को बदलने की योजना बना रही है। एक प्रमुख दलित नेता और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख अठावले ने कहा कि अगर संविधान को बदलने का कोई प्रयास किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे। भाजपा ने दुनिया के कई देशों के करीब 25 विदेशी दलों को भारत का चुनाव देखने और बीजेपी के चुनावी अभियान को करीब से देखने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें 13 विदेशी दलों ने अपने प्रतिनिधिमंडल के भारत दौरे की पुष्टि की है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भाजपा द्वारा विदेशी दलों को दिए गए इस आमंत्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर के कई देशों के कई दलों के नेता लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के निमंत्रण पर चुनाव को देखने और सत्तारूढ़ पार्टी के अभियान रणनीतियों को समझने के लिए भारत को दौरा करने के लिए तैयार हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि सीरिया की राजधानी में ईरान की वाणिज्य दूतावास पर आत्मघाती हमला करने के लिए इजरायल को सजा मिलनी चाहिए और उसे सजा दी जाएगी। अली खामेनी ने ईद के मौके पर ईरान की राजधानी तेहरान में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि गजा के मामले में इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, मैं उनके रवैये से सहमत नहीं हूँ।
उन्होंने कहा कि अगले 6 से 7 सप्ताह के लिए गजा में भोजन और दवाइयों की पूरी आपूर्ति होनी चाहिए। बता दें, संघर्ष विराम पर कई सप्ताहों से चल रही वार्ता असफल हो रही है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा की सरकार ने पिछले दिनों आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत उसके चुनाव में दखल दे रहा है। हालांकि बाद में वो उन आरोपों से पीछे हट गया। अब कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा यानी CSIS की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। एक रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें चीन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने कनाडा के पिछले 2 चुनाव में हस्तक्षेप किया है। CSIS की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 और 2021 के आम चुनाव में चीन ने दखल दिया है और उसमें प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी को जीत मिली थी। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था और विदेशी दखल की बात कर रहा था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।